नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिकोज। तो दोस्तों, आज एक हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस चीज़ को फुल डिटेल में जानते हैं, फुल एनालिसिस करते हैं और इसके इम्प्लीकेशंस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, और रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, जो भी न्यूज़ेस होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसके बाद ही एक कंटेंट बन पाता है। ऐसे में यदि आपका सपोर्ट रहता है तभी मैं इस चैनल पे बहुत अच्छे से काम कर पाऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जो हिस्ट्री है वो सन 1900 से भी पहले की है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के ही ज़माने से। आपको हैरानी होगी दोस्तों कि जान करके कि तब से ये सिर्फ एक प्रपोज़ल ही बन करके रखा हुआ है। सन 1800 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि भारत में एक यूनिफॉर्मिटी रहे लॉ को लेकर के, लेकिन इसके लिए वो अपना वेस्टर्न कल्चर भारत पर थोपना चाहती थी। दोस्तों, आज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया है। ये बिल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल तो पहले भी आते रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आज तक पास हुआ है। लेकिन इस केस में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले चुनाव में एक मुद्दा क्रिएट किया जाए, आने वाले चुनाव से पहले या उसके तुरंत बाद इस बिल को पास करा करके एक कानून का रूप दे दिया जाए। आपको जानकर कि आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर दोनों चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन पॉलिटिकल अपोजिशन के कारण वो भी नहीं संभव हो सका। उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं थे और तरह तरह की समस्याएं आती रहती थी। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने की बजाय इंदिरा गांधी ने 1973 में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि भारतीय कानून में डायरेक्टली हस्तक्षेप करता है, यानी कि ये प्राइवेट एंटिटी लॉ बनाता है जिसको देश के एक वर्ग के लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक डिबेट देखा था जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर चलता है तो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं चलता है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि ये लॉ सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लॉ हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान तीनों के लिए अप्लाई होता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर आप यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ यानी कि IPC और CRPC को मानते हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं कि शरिया लॉ इन क्रिमिनल केसेस बहुत ही खतरनाक होता है। फॉर एग्जांपल, छोटी भी गलती के लिए, छोटी सी गलती भी अगर आपने की, फॉर एग्जांपल चोरी की, तो उसके लिए हाथ काटने का प्रावधान है। इसके अलावा बड़ी गलती के लिए तो कैपिटल पनिशमेंट का भी नियम है। ऐसे में यदि अगर आप आधा शरिया मान रहे हैं और आधा नहीं मान रहे हैं, और यदि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है जिसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसको हिपोक्रेसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और देखना ये होगा कि संसद से ये पास होता है या नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अगले चुनाव के बाद ही पास होगा, क्योंकि देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो एक्सपर्ट लोग नहीं तैयार करते हैं, वो प्राइवेट मेंबर अपने स्तर पर तैयार करवाते हैं, जिसमें कई तरह की खामी पाई जा सकती है। इस प्राइवेट मेंबर बिल से यही होगा कि ये एक मुद्दा फिर से उठेगा और देश में फिर से आवाज़ उठेगी और सरकार पर एक प्रेशर आएगा कि आप ये लॉ को पास करिए। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस लॉ से किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान नहीं होगा। बात सिर्फ ये एक आइडियोलॉजी की है। देखिए, हमारा देश जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। ऐसे में एक प्राइवेट एंटिटी द्वारा बनाया गया पर्सनल कानून के आधार पर हमारा देश गवर्न हो, ये एक अच्छा संकेत नहीं देता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं या नहीं, या फिर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इस तरह का वीडियो बनाता रहूं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। थैंक यू।